तो ध्यान देना है कि नॉर्मलता होता क्या है पहले तो ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये जो नॉर्मेलिटी है, मोलरता, नॉर्मलता या मोललता, ये सब हम उस किसी भी एक प्रकार के विलयन की सांद्रता मतलब गाढ़ापन, सांद्रता मतलब उसी को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? सांद्रता को हम क्या कर रहे हैं, और जैसे ही हम सांद्रता शब्द बोलेंगे तुरंत आपके मन में दिमाग में क्या आएगा, गाढ़ा। क्या? जैसे सीरा दो प्रकार का होता है, गाढ़ा और क्या, पतला। समझ रहे हो ना? तो आपके मन में आना चाहिए कि यह गाढ़ा होगा अगर किसी के सांद्र की हम बात करते हैं, और तनु कहेंगे तो पतला होगा। तो आइए भाई सांद्र की बात करते हैं। तो इसका एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले के आधार पर हम उसका टोटल थियरी भी एक्सप्लेन करेंगे और सभी चीजों को धीमे धीमे एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला होता है बालक नॉर्मलता मतलब नॉर्मेलिटी। ध्यान देंगे, नॉर्मलता मतलब नॉर्मेलिटी जो होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ध्यान देंगे, इसका फॉर्मूला जो होता है वो है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ध्यान दीजिए, अपान विलयन का आयतन। ये है हमारा फॉर्मूला इसके लिए, और ये लीटर में होगा। तो इंग्लिश लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमने आपसे कहा कि नॉर्मलता का जो फॉर्मूला है वो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो सबसे पहली बात आती है, हम सभी टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल जो सबसे पहली बात आती है वो है इसकी परिभाषा। नॉर्मलता की परिभाषा आपसे पूछा जाएगा, नॉर्मलता किसे कहते हैं? तो आप हमने आपसे कल बताया था कि बालक अगर आपको सूत्र से, ये जो सूत्र है ना, इसका फॉर्मूले से अगर हमको इसका डेफिनेशन लिखना हो तो हमेशा हम नीचे वाले को कितना बना देते हैं, एक। नीचे वाले को कितना बना देते हैं, एक। समझ में आ रही बात ना? नीचे वाले को जब तुम एक बना दोगे तो सिंपली एकदम सिंपल सा है, नीचे वाले एक बना दो, यानी कहोगे किसी विलयन के आयतन है ना, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसमें, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, समझ में आया? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही उसकी क्या कहलाती है, समझ में? परिभाषा समझ में आया? ये परिभाषा अगर आपको फॉर्मूला याद है तो परिभाषा लिखना एकदम इजी हो जाता है। फिर से ध्यान दीजिए, अब पूछा जाएगा नॉर्मलता किसे कहते हैं, मतलब ना के बराबर चांसेस है पूछा जाएगा, लेकिन हम इसकी बात करते हैं। नॉर्मलता किसे कहते हैं? बालक बताइए, ऊपर वाले को एक करो, नीचे वाले को, नीचे वाले को। तो तुम सिंपल सा कहोगे किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले या विलीन, घुले या विलीन विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही विलयन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। तो क्या परिभाषा समझ में आई? ठीक है, अरे बोलो भाई, समझ गए ना? अब इसको हम सभी टर्म्स को डिफाइन करेंगे। पहले इसका जो पूरा फुल प्रूफ फॉर्मूला होता है उसे हम ध्यान से समझ लेते हैं। पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात बालक कि इस ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम लिख सकते हैं भार बटे तुल्यांकी भार। क्या लिख सकते हैं? भार बटे। सभी टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे, अब ध्यान दीजिए केवल। हम लिख सकते हैं विलेय का, विलेय के ग्राम तुल्यांकों, अभी सब समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, खाली एकदम इजीली लीजिए, इसको स्मूथली लीजिए। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या
बराबर विलेय का भार, क्या वाला है? विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। और फिर हम इस विलेय का भार तो हम जानते ही हैं, इसको फिर तुम आप लिख सकते हो, मतलब विलेय का भार, सॉरी तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार बराबर विलेय का अणुभार बटे n। विलेय का अणुभार बटे n, जहां जो n है हमारा वो अम्लता हो सकती है, क्षारकता हो सकती है, या धातु लवण, धातु आयन का, धातु आयनों की संख्या, धातु आयनों की संख्या। अभी सब समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझिए। तो कुल मिलाजुला कर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले आप देखिए नॉर्मलता था ना, नॉर्मलता का ये सूत्र था, क्या इसके जगह आप ये लिख सकते हो? बोलो, ऊपर वाले की जगह तुम ये लिख सकते हो ना, और उसके नीचे वाले की जगह तुम ये लिख सकते हो? बोलो, यानी जब सबकी जगह लिखते जाएंगे तो जो मेन फॉर्मूला मिलेगा वो होगा नॉर्मलता, यानी नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार। ये ऊपर रहेगा, ये नीचे आएगा, ये कहाँ आएगा? नीचे। तो क्या लिखेंगे बोलिए? विलेय का तुल्यांकी भार। अरे तुल्यांकी भार यार, है ना? विलेय का तुल्यांकी भार और गुणे, ध्यान समझो, गुणे विलेय का आयतन, तो V इन लीटर लिखते हैं, V इन लीटर। ध्यान दीजिए, हमने ऊपर वाले को क्या ये लिख लिया? ठीक है ना? और फिर इस नीचे वाले को क्या तुम ये लिखोगे? बोलो, नीचे वाले को देखो ये लिखोगे, ये रहा ना विलेय का तुल्यांकी भार, क्या इसको ये लिखोगे? तो विलेय का अणुभार बटे n लिखोगे, n ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो? तो हम क्या कहेंगे, ध्यान देना, नॉर्मलता इज इक्वल टू विलेय का भार, तो ऊपर होगा ही, विलेय का क्या बालक? विलेय का भार ऊपर रहेगा, इसकी जगह तुम लिखोगे विलेय का अणुभार बटे n। तो विलेय का अणुभार, और जब n इसके नीचे लिखोगे तो n कूद के ऊपर चला जाएगा, है ना? n कहां चला जाएगा? और गुणे V इन लीटर, V इन, कोई दिक्कत है? ये हमारा इतना, यही हमारा फुल, मतलब जो भी हम जब क्वेश्चन लगाते हैं तो जो फॉर्मूला यूज किया जाता है यही फॉर्मूला। पागल हो गया ये, चलो रुकी नहीं। हाँ ठीक है, इसी का हम यूज करते हैं। अब हम सभी टर्म्स को धीमे धीमे एक्सप्लेन करते हैं, बात को समझिए। तो जो भी किताब कहती है इसके बारे में, देखो इसमें कौन सा टर्म सबसे कठिन है हम आपको बता दें। विलेय आप जानते हो, जैसे मैंने चीनी और पानी घोला गया, चीनी और पानी घोला गया, तो कौन विलेय है? चीनी, जो घुल जाता है, चीनी घुल जाता है ना, तो चीनी विलेय है। तो विलेय के बारे में आप जानते हो कि जब दो चीजों को मिलाया जा रहा है तो जो कम होगा वही क्या होगा? और जो ज्यादा है वो विलेय। इससे हम भली बात परिचित हैं। विलेय से हम पहली दिन की क्लास से ही परिचित आपको रोजाना कराते आ रहे हैं। के का तो कोई मतलब नहीं, वो तो जोड़ने वाला सेंटेंस है। जो ग्राम आप जानते ही हो, अरे ग्राम यार, ग्राम जो है वो किसी भी प्रकार के वेट का एक मात्रक है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, ठीक। नेक्स्ट तुल्यांकी, क्या? ये सबसे कठिन वर्ड है। की भी एक जोड़ने वाला टर्म है, संख्या तो संख्या है। विलेय आप जानते हो, दो या दो से अधिक चीजों को मिला देंगे, एक दिखाई देगा दूसरा दिखाई, तो उसे हम
हम विलयन कहते हैं। आयतन तो आप जान ही रहे हो, आयतन का मतलब किसी वस्तु द्वारा घेरा गया कुल स्थान ही क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। इसमें केवल एक वर्ड से तुम परिचित नहीं हो और वो कौन है, तुल्यांकी। केवल एक ही वर्ड से तुम अनआइडेंटिफाइड हो, वो है केवल तुल्यांकी। तुम लोग ध्यान से केवल हमको देखा करो, तुरंत भगा बाहर कर देंगे। जो बच्चा आ रहा है तुम देख रहे हो, तुम लोग उसको देख रहे हो। तुम लोग नहीं समझते हो कि ये सारा कंटेंट जनरेट करने में कितना टाइम लगता है। ये जितना जो भी हम ये टॉपिक हम जो पढ़ा रहे हैं ना, किसी भी यूट्यूबर के, बहुत बड़े से बड़े यूट्यूबर जितने बड़े हैं, अलग पांडे, मतलब बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो बेस्ट ऑफ बेस्ट है, जिसके पास 30-30, 40-40 लाख बच्चे सब्सक्राइबर। सेम टॉपिक देखना, यही सेम टॉपिक जाके उसके वीडियो देखो कैसा पढ़ाया है, एकदम फुली गारंटी के साथ हम कहते हैं। बहुत रिसर्च करके हम आते हैं, इतना आसानी सब नहीं चले आते हैं, कोई सब उठे और अटर्नर में चले आए। बहुत रिसर्च करते हैं इसके पहले हम। तो कोई भी डिस्टर्ब ना करे, खुद भी डिस्टर्ब ना हो, हमको भी डिस्टर्ब मत करो। ना नहीं मान, जो हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं वो काटना पड़ेगा उसको, नहीं तो लुटा लुटा मर लातंग मारेंगे, समझ नहीं रहे हो। एक डंडा ले आएंगे, देखकर थोड़ा तोड़ेंगे उनके, और जबले टूट ना जाएगा तबले तोड़ेंगे। इतना आसान नहीं है स्टडी पॉइंट में पढ़ना। जाके किसी का वीडियो कंपेयर कर। मैं इसलिए ये नहीं बोल रहा हूं, उसको देखो कट कर दूंगा। मैं इसलिए नहीं ये बोल रहा हूं मैं यूट्यूब पे अपना करियर बनाना चाहता हूं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम इसी टॉपिक को जाके देखना कैसा लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़े से बड़े यूट्यूबर जो अपने आप को बहुत बड़े विज्ञाता समझते हैं। फिर भी देख लेना अभी हमें और में डिफरेंस क्या होगा। कंप्लीट वीडियो उसका देखना, कंप्लीट वीडियो मेरा देखना, मैं हर टर्म्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी जल्दी बच्चा था, वो आया ट्रिपल एम का पेपर दे गए, मदन मोहन मालवीय ट्रिपल एम का, सब काटना पड़ेगा इसको, ट्रिपल एम का पेपर दे के आया वो। तो उसने हमसे कहा सर जो है आता तो सब है। जब हमने पेपर देखा तो आ तो सब रहा था, लेकिन कोई ना कोई उसमें ऐसा टर्म जरूर था जिसके बारे में हम लोग नहीं, हमको पता नहीं है। हर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा शब्द जरूर था जो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा जटिल बना देता था, या कह दीजिए हमको डरा देता था, जिसके कारण उसका आंसर देने पर हम थोड़ा सोचने लगते थे। लेकिन आ तो रहा था, ये हम कह सकते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा, इसके नाते उसका मनोबल गिर गया, इसी नाते हमने सोचा है कि इस बार जो है जितने भी टर्म्स को पढ़ाया जाएगा टोटल एक्सप्लेन कर देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो सुबह तुमको क्लास में यहाँ पढ़ा देंगे, और शाम को खुद बोल करके पढ़ा करके उसका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। यानी एक ही दिन में 2-2 क्लास चलाएंगे अगर जरूरत पड़ी तब। अब तुम लोग बैठ के कल चले गए, जो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया सेम चीज फिर 8 बजे मैंने ही पढ़ाया, सेम चीज, तो तुम नहीं समझोगे हम कितना मेहनत करते हैं। मेहनत करो तो आओ, समझ आ रही बात, कोई डिस्टर्ब ना करे किसी को। गुस्सा लग रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें केवल तुम एक ही वर्ड से परिचित नहीं, और वो है तुल्यांकी भार या तुल्यांक। क्या? तुल्यांक। अगर हम इसको संधि विच्छेद करें तो तुल्य करने वाला अंक, तुल्यांक, समझ में आ रहा है? तुल्य करने वाला, तुल्य का जो सिनोनिम्स होता है, पर्यायवाची होता है, वो है बराबर करने वाला। कुछ समझ में आ रहा है? उसको हमने तुल्यांक को या तुल्यांकी को हम संधि विच्छेद करेंगे। मतलब उसको बाय द पार्ट जब देखेंगे तो तुल्यांक मतलब तुल्य करने वाला अंक, तुल्य करने वाला इक्विवेलेंट बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तुल्य करने वाले अंक को हम तुल्यांक बोलते हैं। और तुल्य का मतलब क्या होता है? तो तुल्य का जो पर्यायवाची है वो होता है बराबर। मतलब कि वो अंक जो बराबर करता है उसे हम क्या कहते हैं? तुल्यांक। समझ में आया? वो अंक जो बराबर करता है उसे हम क्या कहते हैं? तुल्यांक। तो हमारी समस्या ये नहीं है,
हमें ये तो फॉर्मूला लगाना नहीं है। हमने कहा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम फॉर्मूला ये लगाते हैं ना, ये लगाते हैं ना, तो हम फॉर्मूला ये लगाते हैं। इसमें देखिए बाबू, क्या विलेय का भार गुणे यन बटे विलेय का अनुभार गुणे वी है? समझ आ रहा है? तो अब हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है कि विलेय का भार मतलब जो चीनी घोली जा रही है उसका वेट जो कि क्वेश्चन में दिया होगा, उसमें हमें कोई समस्या होने वाली नहीं है। नेक्स्ट, टाइम से आइए, गेट बंद कर देंगे। विलेय का अनुभार, विलेय का सभी तत्वों का अनुभार हमें पता होता है। जैसे कार्बन का अनुभार 12 होता है ना, हाइड्रोजन का अनुभार 1 होता है, ठीक। ये भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, यानी अनुभार निकालना भी एक आसान प्रक्रिया है। यानी हम अनुभार को भी पता कर सकते हैं, यानी ये भी पता कर सकते हैं, ये भी पता कर सकते हैं, ठीक है ना? बोलो भाई, ये भी पता कर सकते हैं, ये भी पता कर सकते हैं। अब रही बात एम की, किसकी बात? उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे, उसी को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, या तो तुम कह लो कि हम तुल्यांकी भार को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान देना, ये तुल्यांकी भार होता क्या है? ध्यान दीजिएगा, क्या बाबू? तुल्यांकी भार, ठीक, समझ आया? तो अब इसको हम कैसे बताते हैं? तो जो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है वो लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट है, मतलब सबसे निचले स्तर पे है। लेकिन हम जहां तुम्हें पहुंचाने जा रहे हैं तो आसमान फाड़ के सीधे भगवान लगे पहुंचेंगे, जहां तक हम बताने जा रहे हैं। ध्यान दो। अब रही बात कि तुल्यांकी भार होता क्या है, तो तुल्यांकी भार अगर परिभाषा की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि किसी एक पदार्थ का, किसी एक पदार्थ की वह मात्रा, किसी एक पदार्थ की वह मात्रा जो किसी दूसरे पदार्थ की निश्चित मात्रा, किसी दूसरे पदार्थ की निश्चित मात्रा, किसी एक पदार्थ की वह मात्रा जो किसी दूसरे पदार्थ की निश्चित मात्रा से प्रतिस्थापित या जुड़ने के लिए आवश्यक होता है, से प्रतिस्थापन द्वारा या जुड़ने के लिए आवश्यक होता है, उसे ही हम उसका तुल्यांकी भार कहते हैं। अब एग्जांपल समझाएंगे, आप बिल्कुल समझ जाएंगे, बात को समझिए। जैसे बालक, अब हम एग्जांपल आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। बाबू, एक रिएक्शन होता है N2 + 3H2 और रिवर्सिबल 2NH3, ठीक ना? N2 + 3H2, देखिए ये हम पहले हटा देते हैं इसको, ये बैलेंसिंग फैक्टर है। अब ये बताते हैं हमको, ध्यान दीजिए। नाइट्रोजन गैस जब हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करती है तो अमोनिया नामक गैस का निर्माण करती है। नाइट्रोजन गैस जब हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करती है तो अमोनिया नामक गैस का क्या करती है? निर्माण करती है। तो समझ में आया? ये एक रिएक्शन है जो कि आप आगे पढ़ोगे भी, कोई दिक्कत नहीं है। आप केमिस्ट्री है तो रिएक्शन तो आएगा ही। तो अब देखिए कि अब हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का मतलब ये हुआ कि हम प्रति दोनों तरफ तत्वों को बराबर करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, बैलेंस करने का कक्षा 10th में हमने आपको रूल बताया था बालक कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं, उसके पहले हम सभी को बैलेंस कर देते हैं। तो समझ में आया आपको? किसको बैलेंस सबसे लास्ट में करते हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को, ठीक है? तो इसमें बाबू हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन तो इसलिए हम सबसे पहले जिसको बैलेंस करेंगे वो होगा हमारा नाइट्रोजन। बोलो, वो कौन होगा? समझ में आया? तो आइए, नाइट्रोजन आप बताइए बाबू कितने हैं? और यहाँ नाइट्रोजन अकेला है, देखिए अकेला है। इसको बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन को हमें आगे 2 जोड़ना पड़ेगा, मतलब 2 लिखना पड़ेगा। तो इसलिए ये 2n हो गया है। कितने n हो गया? और h कितना होगा? 3 दूना 3 दूना n बराबर हो गया। और रही बात h की, तो बताइए h इधर 3 दूना 6 तो है, बोलो, और इधर h कितना है? तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? तभी ना 3 दूना 6 होगा।
बोलो क्या समझ में आया? आया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस नाइट्रोजन का तुल्यांकी भार बताइए। नाइट्रोजन का क्या बताइए? अच्छा, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे n ना? अणुभार बटे तो आइए हम अणुभार यहाँ आपको दिखा देते हैं। जैसा कि हम जानते, ये याद होता है हमें, कार्बन का अणुभार 12 होता है, ये आपको याद करना होता है। हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का अणुभार 16, नाइट्रोजन का अणुभार 14, नाइट्रोजन का अणुभार 14। इतने से आपका काम चल जाएगा। क्या समझ में आया? ठीक है। अब ध्यान दो। अच्छा, इस रिएक्शन से हम क्या समझे? तो इस रिएक्शन से हम, कल हमने आपको मोल बताया था कि मोल मतलब होता है, ध्यान समझे, मोल मतलब होता है पदार्थ की मात्रा का मात्रक। मोल मतलब पदार्थ की मात्रा का मात्रक। तो यहाँ न चाहते हुए भी क्या यहाँ एक है ना, यानी नाइट्रोजन का 1 मोल, नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के कितने मोल से क्रिया कर रहा है? 3 मोल से। तो समझ में आया? नाइट्रोजन का कितना मोल? 1 मोल। हाइड्रोजन कितने मोल से? 3 मोल। ठीक है ना? बोलो बोलो। हाँ, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, यही हम समझा रहे हैं। तो थोड़ा सा हम अच्छा वाला एग्जांपल लेंगे, जो थोड़ा सा इससे अटैच होता है और थोड़ा इससे अटैच नहीं होता है। एग्जांपल लेंगे, 3 लोग एक समान बॉडी वाले आओ, जिनका समान एक समान बॉडी हो। जैसे तुम आ जाओ, इनको ध्यान से देखेंगे। आज 3 4 चाहिए, 3 1 4 ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है? जैसे ऐसा दिख रहा है? इसमें से 4 हमने क्यों लिए? ये 4 हम इस नाइट्रोजन N2 की, नाइट्रोजन जो N2 है उसका ही हम तुल्यांकी भार निकालने जा रहे हैं। कौन सा भार? तुल्यांकी भार। कौन सा भार? तुल्यांकी भार। ठीक ना? अच्छा, हमने क्या कहा, ध्यान समझेंगे बाबू। एक तो N2 है ना, बोलो। तो ये हमारा N2 है। अच्छा, ये हमारा क्या है? N2। ठीक है, ये हमारा N2 है, तो साइड कर देता है, ये साइड है। और कितने H चाहिए? 3। कितने? 3। तो ये हमारा एक H है, दूसरा H है, ठीक है? ऐसे मिला तो हट जाओ, आज बैठो बाबू, वो लंबा है, ये सिमिलर है, तो ये हमारा तीसरा H है। अरे बोलेगा? ये पहला H, ये तीसरा H, ठीक है ना? और ये हमारा कौन है? N2। क्या क्या क्या? N2। अब जब ये अभिक्रिया हो रही है, बोलो, तो क्या 3 तो H मिल करके एक तो N2 को संभाल रहे हैं? कितने H मिल करके? 3। उठा लो उसको, उठा लो, 3 लो, चल यही उसको उठा, 3 उठाओ उसको। अरे यार ना, कहाँ से मारता है? उठा लो, 3 पकड़ो, उठा। हाँ, दिखाई पड़ा? समझ में आया? अब इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या कि बाबू इसका जितना भार है, बोलो, इनमें से एक के, मतलब 3 लोग है ना ये, तो जितना इसका वेट है, इसका क्या 1/3 भार इसका है? बोलो भाई। मान लो इसका 9 किलो वेट है, घबराओ नहीं, गिरोगे नहीं, 9 किलो वेट है। कितना किलो? 9 किलो। तो 3 किलो ये उठाएंगे, 3 किलो ये उठाएगा, 3 किलो यही 3 किलो उसका इक्विवेलेंट वेट है, यानी वही 3 किलो उसका तुल्यांकी भार है। क्या बोलो, समझ में आया? कुछ आया? मगज में घुसा? ठीक है। तो इनका जितना भी वेट होगा, इसका निकालना है। अब जितने द्वारा संभाला जा रहा है, तो इसका वेट, इसका वेट, ठीक है ना, बटे 3, क्योंकि 3 लोगों में बटेगा। कुछ समझे? ठीक है, ठीक है, समझ में आया? बोलो, समझे? तो आइए
मान लीजिए आपको N2 का तुल्यांकी भार निकालना है, क्या तो आप कहोगे N2 का तुल्यांकी और क्या बाबू, ठीक। तो अणुभार बटे n ना, क्या ला, और अणुभार है ना, अणुभार एक नाइट्रोजन का अणुभार बाबू 14, बोलो बोलो, एक नाइट्रोजन का अणुभार कितना, 14, और ठीक है। तो अणुभार हो गया एक नाइट्रोजन का 14, तो क्या यहाँ 2 नाइट्रोजन है, 14 दूनी 28, कोई दिक्कत नहीं ना। और ये जो 28 है, ये जो 28 है ना, ये क्या इन तीनों ने उठाया है, यानी क्या उन तीनों ने रिएक्ट किया हुआ है, तो क्या इसका एक मतलब एक नहीं, हाँ 28 का 1/3वां भाग एक का होगा, अरे बोले यार, अरे अभी बताया था, ये 28 का 1/3 पोर्शन क्या एक का होगा, इसलिए 28 बटे कितना, है किसी में तब मरे ना मैं समझाते हैं। करीब करीब जो है मतलब 2-2.5 घंटा इसको सोचने, इसको बनाने में लगा दिया था। कहीं भी तुम छान डालो, पूरी YouTube छान डालो, देखो कौन समझाया है ऐसे, ये सब मेरा बनाया हुआ है। वास्तव में अगर हम तुमको बता दें कि अगर हम हमारा मेन मुख्य उद्देश्य बन जाए कोचिंग पढ़ाना ना, जिस दिन हमको ये लग जाएगा कि हमको कोचिंग में पढ़ाना है और हमको इसी में बेस्ट ऑफ बेस्ट करना है, तो हम जो है पूरी केमिस्ट्री बदल देंगे, हम पूरा सारा थ्योरीज ही बदल देंगे, हम अपनी किताब लिख देंगे। तुम्हें जो है 80% बच्चों को किसी कोचिंग में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खाली किताब पढ़ लो, खत्म है खेल। ये सारे मेथड्स हम उसी में लिख देंगे। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो हमने इनोवेट किया इन 4 सालों में, 4-5 सालों से हम पढ़ा रहे हैं, तब बहुत सारी चीजें हमने इनोवेट किया है, कहीं लिखा नहीं अपनी किताब में। ये सब समझाने का तरीका है, तरीका समझ रहे हो ना आप, ये समझाने का केवल तरीका है और कुछ नहीं है। बढ़ लें। अब बाबू हम नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं, चले ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कितना समझा, सही फुर्तीला रही बेटा दे। अब हमने 2 रिएक्शन लिए, ध्यान देना, 2 रिएक्शन लिए बालक। एक हमने लिया, ध्यान देना, H2SO4 प्लस कैमरा दिख रहा है, H2SO4 प्लस NaOH डैश किया हमने। ये टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से कम है, 200 डिग्री सेल्सियस से क्या है, कम है। तो होगा क्या बालक, ये जब बनाएगा तो NaHSO4 और फिर प्लस बना देगा H2O, क्या बना देगा, ठीक ना। ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बोल सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट भी बोल सकते हो, जल है। ये हमने पहला एग्जांपल लिया। इसी का बाबू दूसरा एग्जांपल लिया, H2SO4 की अभिक्रिया NaOH से कराया और वो जो है टेम्परेचर इसका 200 से जब ज्यादा करोगे तो ये कुछ इस प्रकार बनाएगा कि Na2SO4 और फिर प्लस बनाएगा H2O। अंतर समझ में आ रहा है? अंतर दिखाई दिया? जब बाबू जब टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से कम है, कितना, 200 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो आप देख रहे हो यहाँ से 61 निकला है और NaHSO4 बनाया है, दिखाई दिया। और जब 200 से मतलब ऊपर चला जा रहा है तो यहाँ H नहीं है, ये दोनों H निकल गया और इसने ये बनाया है, ठीक है। तो इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। हम क्या पता कर रहे हैं, तुल्यांकी भार, क्या इक्विवेलेंट मास हम पता कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, बैलेंस करेंगे इक्वेशन को। हमने कहा बाबू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्या, ऑक्सीजन सबसे लास्ट प्रायोरिटी होती है हमारी, सबसे लास्ट में हम उसको बैलेंस करते हैं। तो बढ़े, तो बाबू हाइड्रोजन पहले आ रहा है तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं
नहीं करेंगे। पहले सल्फर को आप देखिए, एस है सल्फर, बताइए इधर सल्फर कितना है? एक। इधर कितना है? एक ना, एक एक सल्फर है। बोलो यार, यानी सल्फर दोनों तरफ क्या है? बराबर। ठीक, ठीक है। अच्छा और बढ़ाओ, Na सोडियम, कौन? Na भाई, बताइए Na इधर कितना है? इधर Na कितना है? बैलेंस में। बोलो बोलो, H किने? H किने? H2 दूध यहाँ है, एक जो यहाँ 3 हुआ, एक जो यहाँ है 2 का 3 हुआ। बोलो बोलो, क्या बराबर है? ऑक्सीजन 4 और 1, 4 और 1, यानी ऊपर वाले इक्वेशन क्या है? जब बराबर है तो क्या सबके सामने एक लिखा जा सकता है? बोलो भाई, जहाँ कुछ नहीं होता है वहां एक तो होता है ना। अब मान लो इसका इक्विवेलेंट वेट पूछेगा आपसे, पूछ लिया, जब उसी का पूछ लिया, अरे जिसका मन करे पूछ लिया, क्या फर्क पड़ता है? जिसका मन करे पूछ लिया। मान लो SO4 ठीक, तो यहाँ कितने लोग लगेंगे? कितने लोग लगेंगे इसमें? अभी जो 4 लोग पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में लगाया था ना, यहाँ कितने लोग लगेंगे? सोचो सोचो, कितने लोग? N2 + 3H2 था, N2 एक तो था और H2 3 तो था, इसलिए हमने कितने को बुलाया था? 4 को। यहाँ क्या H2SO4 एक तो है, NaOH के दो है, एक के दो है, तो कितने लोग लगेंगे? 2 लोग, है ना। और मान लो इसका निकालना, किसको उठाएगा? अकेला नहीं उठाएगा, अकेला उठाएगा, यानी इसका टोटल वेट क्या इसी पे जाएगा? यानी तुम कहोगे कि H2 तुल्यांकी भार बराबर, कौन सा भार बराबर? H2SO4 का अणुभार, H2SO4 का बटे कितने लोग उठा रहे हैं? तो बटे में कितना आएगा? 1 बटे में। कोई दिक्कत? सबने समझा? बढ़ ले, अरे जितने लोग उठाएंगे उसको बटे करना यार, अरे होगा? समझ में आया? नेक्स्ट इसको देखें, H2SO4 S कितना है? अकेला, देखो ना यार, यस कितना है? ठीक है, दिमाग में चल छैया छैया गाना चल रहा है क्या? अरे तुम ठीक है वाला गाना बजा देंगे। आओ, नहीं क्या कह रहे थे? यस यस बराबर है। ये देखो, इन्हें केला बोला भाई, यहाँ 2 लोग हैं, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोले यार, आ जाओ भाई, इन्हें बराबर हो गया। अब O या H को बराबर करेंगे। आओ H को बराबर कर लेते हैं। H इधर कितना? 2, यहाँ पे कितना? 2 अरे मगर मल्टीप्लाई करता है, 2 और इधर कितना है? तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। बोलो, ऑक्सीजन देख लो, 4 ऑक्सीजन यहाँ 2 ऑक्सीजन, 4 2 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 4 2 खेल बैलेंस हो गया। बड़े आइए, अब हमें बात करनी है इक्विवेलेंट वेट की, मतलब कि तुल्यांकी और क्या भार का। तुल्यांकी अच्छा बताओ क्या है? 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो? 1। तो यहाँ कितने लोग लगेंगे? 3 लोग। हाँ 3 लोग। कितने लोग? 3 लोग, एक ये और 2 ये। बोला, तो क्या इसका अकेले का वेट 2 लोग उठाएंगे? हाँ मतलब कि है ना, इसका वेट जो है के भाग में बढ़ जाएगा, यानी कहो कि तुम इक्विवेलेंट वेट, कौन सा वेट? मतलब तुल्यांकी भार। बोलो, तुल्यांकी बराबर अणुभार बटे यन ना, अणुभार बटे दिक्कत तो नहीं ना, है ना? अणुभार बटे बाबू, 1 H का अणुभार कितना होता है? 1। तो 2 H का अणुभार 2 भाई। बोलो बोलो, 1 यश का अणुभार होता है 32। ये सब याद करना पड़ता है, समझ ना?
जब बाहुबली हो जाओगे तो सब याद हो जाएगा, एक दिन गिरेगा सब हमेशा याद रहेगी। सल्फर 32, सल्फर 32, तो परमाणु क्रमांक 16 होता है तो उसका दूना 32। अच्छा बताओ, तो क्या एक ही यस है? तो कितना आएगा? 32। एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 ऑक्सीजन का 16 चौको 64, जोड़ दो 98 आएगा। समझ में आया क्या? हाँ, अब बटे कितना? 2, क्योंकि 2 लोगों में बट रहा है। बोलो, तो क्या तुम ये समझ पाए? यानी 98 बटे 2, 98 बटे 2। कहो, हमारा कैलकुलेशन तो खराब कर दो, हमको स्ट्रेस स्कोर कार्ड मारना नहीं आता है। ठीक है ना? जोड़ा देगा 4 2 6 2 8, इकाई संख्या इकाई जोड़ेगा ना, जोड़ने नहीं आता आधार को। पहाड़ा दूर का है, पहाड़ा जब 90% लोग याद नहीं होगा 20 तक। लेकिन क्या दिक्कत है, हम हैं तो क्या कम है, हमने पहाड़ा के लिए बहुत खतरनाक रूल बना है। तुम लोगों को बताया था हल्का फुल्का, थोड़ा एक्साइटमेंट दिया था, बता देंगे सब करो, फल मीठा होगा। ऐसे कर रहे हो? हाँ, तो ये हमारा। तो आपने देखा कि इसमें भी H2SO4 ही है, बोलो, और इसमें भी, इसमें इसका जो तुल्यांकी भार आएगा वो अणुभार यानी 98/1 आएगा, दिखा? और इसमें जो तुल्यांकी भार आ रहा है वो 98 कितना आ रहा है? समझ रहे हो? बोलो बोलो, ठीक? कोई दिक्कत? सबने समझा? ये है ब्रॉड, ये ब्रॉड कर दिया हमने, उसका जितना तक वो परिसर हो सकता था वो हमने ब्रॉड कर दिया। अब आते हैं तुम्हारे सिलेबस, तुम्हारा सिलेबस क्या कहता है, तो ठीक है। तो इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम ये सब देखें, ये सब तब देखते हैं जब किसी कंपटीशन के तुम पेपर में बैठोगे तब, जैसे आईटी में बैठोगे, सीबीएमटी में बैठे, उन सब के पेपर में इन सब की बात हम देखते हैं। लेकिन ये बोर्ड है, छोटा मोटा है, इसके क्या, इस पे बहुत ज्यादा हार्ड फास्ट रूल नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे ये सब नहीं देखते। तो हमने देखो बाबू, विलेय का भार क्वेश्चन में दिया होगा, विलेय का भार क्वेश्चन में दिया होगा, और भार निकाला भी हमने आपको सिखाया, जैसे कि H2SO4 का 98 आया था, ठीक है ना? और भार इसके आधार पे, और आयतन तो दिया होगा क्वेश्चन में, आयतन तो दिया होगा। रही बात n की, किसकी बात? n जो है वो अम्लता होती है, क्षारकता होती है, या धातु आयनों की संख्या होती है। तो आइए हम इसको n की वैल्यू घात से पता करते हैं। n की वैल्यू कैसे पता करते हैं? चट से देखा, पट से बताया, चटपट, ठीक है? तो हमने इसको 3 भाग में कैटेगराइज कर दिया। पहली है अम्ल के रूप में, मतलब अम्ल के फॉर्म में, दूसरा है क्षार के फॉर्म में, और तीसरा है लवण के फॉर्म में, ठीक ना? अम्ल, क्षार और लवण तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अम्ल वो होता है जो खट्टा होता है, तक अच्छा दर्शन का, ठीक है ना? यहाँ में केवल अम्ल को पहचानना है। तो सामान्यतः हम सामान्यतः जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड का, जनरली सामान्यतः जो यज से स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल। क्या कहते हैं? जिसके यज से स्टार्ट होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे H2SO4, HNO3 और HCl समथिंग समथिंग। बोलो, क्या समझ में आया? लेकिन इससे कुछ अपवाद भी है, जैसे H2O, वो हम लोग नहीं है, ठीक ना? जनरली बोल रहे हैं, मतलब सामान्यतः यज से जो स्टार्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे? जिसमें OH होगा, लास्ट में OH होता है, जिसमें OH होगा वो क्षार है, जिसमें OH होगा वो क्षार है, जैसे NaOH, KOH, AlOH का होल थ्राइस समथिंग समथिंग। कुछ दिक्कत है? दिक्कत? COH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। लवण क्या? लवण जिस जो ना यज से स्टार्ट हो रहा हो और ना ही जिसमें OH हो, वो सभी क्या होते हैं? लवण। जैसे NaCl, बोलो यार, Na2SO4, Na3PO4 समथिंग समथिंग। तो बोलो, जो यज से स्टार्ट होगा वो अम्ल, जिसमें लास्ट में OH होगा वो क्षार, जिसमें ना वो यज से स्टार्ट होगा ना उसमें OH होगा वो लवण। सेकंड लास्ट, तुम चलो वाले। हाँ
जो यच से स्टार्ट होगा वो, जिसमें OH होगा वो, जिसमें दोनों नहीं होगा वो बेटा, है ना? कोई दिक्कत है? समझ आया? ठीक ना? अब हम वैल्यू ऑफ n निकाल रहे हैं। आइए, तो बाबू अम्ल की होती है क्षारकता या भास्मिकता कह सकते हो। अम्ल की होती है क्षारकता या भास्मिकता, क्षार की होती है अम्लता। उल्टा उल्टा समझ रहे हो ना? अम्ल की क्षार की अम्लता, है ना? तो अम्ल की क्षारकता, अच्छा क्षारकता होती क्या है? देखिए क्षारकता खाना है में, अरे बोले यार अम्ल की क्या लिखेंगे n की जगह? अम्ल क्षार की क्या लिखेंगे n की जगह? याद रखना, ठीक है? बोलो बोलो, ठीक है? समझ आ रहा है? आओ चलते हैं। तो बाबू अब जो अम्ल होता है ना, उसकी जो क्षारकता होती है बेसिसिटी, basicity of any acid is the number of total hydrogen present in any acid। यानी जो उसकी बेसिसिटी होती है, क्षारकता होती है, वो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब कि अम्ल में उपस्थित सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के बराबर होती है सामान्यतः। फिर हमने सामान्यतः इस्तेमाल किया। समझते हो ना? सामान्यतः क्या होता है? सामान्यता का मतलब 100% केस में नहीं लगता है, कभी कभी इस पे मतलब उसको मतलब हट जाता है उस रूल से, लेकिन आपके लेवल में उतना ही है। अब बता देंगे, बताइए इसमें H कितना है? 2। इसके लिए n का मान 2 होगा। n का मान कितना होगा? 2। इसमें H कितना है? 1। इसके लिए n का मान कितना होगा? 1। इसमें H कितना है? 1। इसके लिए n का मान कितना होगा? 1। HCl के लिए n का मान 1 होगा। कोई दिक्कत? समझ आया? अरे आया? NaOH, अब ये क्षार है तो उसकी क्या होगी? और ये टोटल नंबर ऑफ OH एटम, एसिडिटी ऑफ एनी बेस इज द टोटल नंबर ऑफ OH एटम प्रेजेंट इन बेस। मतलब कि क्षार में जितने भी OH उपस्थित होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है? इसमें कितना OH बाबू? 1। तो n की वैल्यू कितना? 1। इसमें कितना OH? 1। हम n की वैल्यू 1। इसमें कितना OH? 3। n की वैल्यू 3। इसमें 2। n की वैल्यू 2। कोई दिक्कत है? समझ में आया? ठीक समझ गए? बढ़ ले। अब बाबू अब लवण की बात। क्या? तो लवण की बात धातु आयनों की संख्या होता है। क्या होता है? कैसे पता चलेगा? तो संख्या हम लिखते हैं कि जो पहले लिखा होगा वो अकेला होगा, बाकी जो बाद में है वो सब अकेला होगा। तो Na1Cl1 कुछ नहीं लिखा था, तो ये Na अकेला है और जो उसके बाद लिखा है वो सब क्या होगा? अकेला होगा। Na अकेला है और उसके बाद जो सब लिखा होगा वो क्या होगा? अकेला होगा। तो समझ में आ रहा है? तो अब खुदा दो, तुम जानते हो क्रॉस मल्टीपल, ये यहां जाता है और ये यहां जाता है। समझ रहे हो ना? एक और एग्जांपल चेंज कर देता हूं। Ca3PO का होल्ड है, ठीक है ना? बोलो बोलो। तो बालक ये एक यहां पे जाएगा तो Na पे 1 आएगा, और ये एक Cl पे जाएगा तो Cl पे क्या आएगा? ये 1 Na पे जाएगा तो Na पे 1 आएगा। 2 SO4 पे जाएगा तो SO4 पे कितना आएगा? 2। बोलो समझ आ रहा है? उसी तरह बताओ Ca पे कितना आएगा? 2 भाई वाला 2 क्रॉस मल्टीपल। और PO4 पे कितना आएगा? पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला पहला वाला प्लस, दूसरा वाला पहला वाला प्लस, दूसरा वाला। तो अगर NaCl के लिए पूछेगा तो Na पे कितने प्लस है? कितने प्लस? तो मतलब इसकी जो मतलब n की जो वैल्यू है वो 1 होगा। n की वैल्यू कितना? 1। इस पे भी जो धातु पहला धातु होता है इस पर कितना प्लस है? 1। तो इसका n की वैल्यू कितना होगा? 1। इस पे जो धातु है उस पे कितना प्लस है? 2। तो n की वैल्यू कितना होगा? 2। तो क्या आप n की वैल्यू फटाफट निकालना सीखे? हाँ, रिमाइंड वाला पूछता हूँ, रिमाइंड वाला कितना टाइम हुआ?
अम्ल की क्षारकता, क्षार की अम्लता, और लवण में धातु आयनों पर उपस्थित आयनों की संख्या। ठीक है, जिम करना है हमको यार, बड़ा शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है क्या? आओ आ जाइए यार। अरे कुर्सी ले क्या घोड़ा? हाँ तो ठीक समझ आया क्या? ठीक, कोई दिक्कत किसी को? किसी को दिक्कत हो बताए तो मुहूर्ती पर दिक्कत हो बताए। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो भी क्लास है आज की बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अभी आप जैसे ही निकलेंगे सब उड़ने लगेगा, इसीलिए रिकॉर्डेड रखे हैं। आप जो है जब भी अगर ऐसा लगे कि अब देखो नोट्स नहीं बनाया जा रहा है, अब उसका जो है जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो हम 5 तारीख के बाद आपको दे देंगे। कि 5 तारीख के बाद जो है नोट्स बनवाया जाना चाहिए, लेकिन नोट्स बनवाओगे तो लेट होगा बहुत। नोट प्रोवाइड कराते ही तो ठीक होगा। क्या बोला? जरूरी होगा। हाँ ये तो हम लिख के आपको अपने हैंड से हैंड राइटेड जो है हम आपको देंगे। ये सारी जो चीजें हम लिखवा रहे हैं ये सब पिछले साल वाले बच्चे से पूछोगे तो नहीं जानता होगा, जाके पूछो पिछले साल वाले बच्चे ये सर ऐसे ऐसे बताए थे क्या, तो पूछेगा नहीं। कल भी जो हमने पढ़ाया था वो भी नहीं बताया मुझे। हम बाई द टॉपिक चल रहे थे, लेकिन इस बार हम बाई द टॉपिक नहीं चल रहे हैं। इस बार हम IT, CPMT, AIPMT हम सब कवर करते हुए चलेंगे। मेरा भी वो नॉलेज पड़े पड़े सड़ रहा है, हम सोचते हैं चलो उसको उजागर ही कर लेते हैं। और कुछ अच्छी कोचिंग से हमको प्रपोजल भी आई थी, जैसे गोरखपुर की कुछ कोचिंग से, तो एग्जैक्टली हम अपना दम दिखाना चाहते हैं। वो सब हमें फॉलो करते हैं कि क्या इनका प्रावधान है, तो इसीलिए हम अपना दम दिखा रहे हैं। थोड़े दिन में उनको केवल इंग्लिश वाला चाहिए तो हम इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं, टोटल इंग्लिश में पढ़ा देंगे, लेकिन यही बात है तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ेगा, इसलिए धीमे धीमे जो है उसको ले आएंगे, इंग्लिश में ले आएंगे। हम टोटल इंग्लिश में हर डेफिनेशन को जब हम पढ़ते हैं तो घर पे ही उसका हिंदी वर्जन अगर हमको याद है तो उसको इंग्लिश वर्जन में घर पे ही कन्वर्ट कर लेते हैं, माइंड में ही कन्वर्ट करके रखे रहते हैं, ताकि यहाँ कन्वर्ट ना करना पड़े। ऐसा नहीं कन्वर्ट कर नहीं पाएंगे, लेकिन समय लगने लगेगा। तो आइए भाई, ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे। तो हमने एग्जाम्पल लिया आपसे, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ठीक ना। S3PO4 और Mg2 चाहे MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, और फिर हमने लिया Mg2 और PO4 का Mg3, PO4 का होल ट्वाइस। ये 3 हमने एग्जाम्पल लिए। इसमें आपको वैल्यू ऑफ n बताना है, वैल्यू ऑफ n। टेढ़ा मेढ़ा मत होइए, मैं बता देता हूँ क्या लिखा है। S3PO4 MgOH का होल ट्वाइस, Mg3PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये हमने हाइड्रोजन फास्फेट बोल सकते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हो, मैग्नीशियम फास्फेट बोल सकते हो। तो ये है हमारे पास, हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, इसमें वैल्यू ऑफ n देखते ही बताना होता है। तो हमारा पहला वाला हम देखेंगे, ठीक है। कौन सा वाला? पहला वाला। चलो वाले बताइए, तो जितना पढ़ाया गया आपको समझ में आया? ये अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, क्या है ये? कैसे पता चला? ओए हाँ, कैसे पता चला वाला? ये जवाब सही है, रीजन बताओ। F से स्टार्ट हो रहा है। n की वैल्यू बताओ, n का मान इसके लिए 1। हाँ चलो दोस्त पीछे, n की वैल्यू, n की वैल्यू
एन की वैल्यू खराब पढ़ा रहे हैं क्या? तीन गलत हो रहा है। आपके साथ हो ना हो, हमारे साथ हो रहा है। बैठो, आईटी सिलेबस पढ़ा रहे हैं तो तुम लोग 200-250 रुपये हमें 250 रुपये में आईटी सिलेबस पढ़ा रहे हैं। और जब मोमेंटम में 1 लाख ऊपर गिनाई, अब वो कौन खदेरी कब तुम्हारा नमो नहीं जानेगा, वो तुमको परिचित नहीं, कौन हो तुम, तुम्हारी औकात क्या है, पहचानेगा ही। हम नाम भले न जाने, औकात जरूर जानते हैं। यस 3 देखा? टोटल नंबर ऑफ एच प्रेजेंट इन एनी एसेट है ना, इज द वैल्यू ऑफ एन। मतलब एन की वैल्यू जो है, जितने एच की संख्या होगी वही तो होगा। एन का मान कितना हो गया? समझ रहे हो? हाँ? चल भाई बड़ा नहीं मास्टर, तो मार्क्स नहीं मिला है, कंजूसी करता है। कल से मार्क्स लगा क्या था? भाई बताओ, इसमें एन का वैल्यू mgos का होल ट्वाइस लवण है वो, तो कितना होगा एन की वैल्यू? 1। नीतीश लाल चलो बता, जल्दी बता, जल्दी बता, टाइम नहीं है। बैठ बोलो, एन की वैल्यू कितने लोग नहीं दिखाई दे रहा? उठाओ, जिसको नहीं दिख रहा है। mgos का होल ट्वाइस तो लिखा है। बैठो, तुमको दिख रहा है? बताओ कितना? बैठो। अरे OS 2 है ना, एन की वैल्यू 2 है ना, आई mg है, आई 2 ऊपर आएगा तो इस पे वैल्यू कितनी आएगी? तो हम सीधा सीधा बता सकते हैं एन की वैल्यू। बोलो हाँ ठीक है, कुछ समझ में आया? अरे आया, तो ये है हमारे पास, ऐसे आप कह सकते हो एन की वैल्यू। अब तो क्वेश्चन लग जाएगा ना। इस वीडियो को जरूर आप देखें वापस एक बारी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, पढ़ ले आप, खत्म हो गया, नॉर्मलता खत्म हो गया। क्वेश्चन लगवाएंगे, थोड़ा भूल जाओ, तो लगवा दे रहा है, ताजा ताजा रह रहा है, बता पा रहा है, थोड़ा भूल जाओ बेटा। दे खत्म करें? चल, बुलावा आया है। किसने बुलाया है? हैं? किसने बुलाया है? गाना नहीं सुने हो? आ जाओ भाई, मोल प्रभाज, इसको खत्म कर देंगे यार, एक टॉपिक और बचेगा। तो लगभग हम पहुंच ही चुके हैं हम इस चैप्टर को खत्म करने पे। कितना 4 तारीख है ना, 4 दिन लगा, 5-6 दिन में खत्म हो जाएगा। मोल प्रभाज, इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन। देखो यार, प्रभाज का मतलब होता है भाग, प्रभाज का मतलब भाग, और मोल्स का मतलब होता है मोल का भाग, मोल का भाग, ठीक है ना। तो मोल प्रभाज का मेन मतलब क्या हुआ, इसका मेन मतलब निकलता क्या है हम आपको बता देते हैं। जैसे बाल समझिएगा, हाँ सब डुप्लीकेट माल है सब, नहीं इधर यूज करके फेंक देते हैं ना। बढ़िया कौन सा होगा? 3 रुपए का मिलता है, साथ का दोस्त है वो दे देता है।
एक पैकेट खरीद लिया है, एक दिन यूज करते हैं, फेंक देते हैं। तो हम लोग नहीं समझोगे, वॉशेबल कौन वॉश करेगा डेली डेली? आ जाओ आ जाओ, चले चला यार, क्या करना है। तो मोल प्रभाज का मतलब क्या कि किसी एक व्यक्ति का टोटल के कंपैरिजन में कितना मोल, कितना पार्ट जो है वो दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 2 लोग, कितने लोग? 2 लोग। समझ में आया क्या? 2 लोग हैं और 2 लोगों को 50-50 रुपए दिया गया। बोलो कितना रुपए? 50। हम मोल की बात नहीं कर रहे, हम केवल किसकी बात कर रहे हैं अभी? मोल तो हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो प्रभाज उसमें अगर हम जान जाते हैं तो मोल का प्रभाज मतलब मोल प्रभाज। तो प्रभाज की हम केवल बात कर रहे हैं, हम मोल की बात कर ही नहीं रहे, हम केवल प्रभाज की बात कर रहे हैं। 2 लोग हैं, गोलू और एक तो गोलू, एक तो गोलू है और एक तो गोलू है। गोलू और गोलू दोनों को 50-50 रुपए दिया गया, 50-50 रुपए दिया गया। अब फिर बाद में पूछा गया तो बताओ गोलू के पैसे का प्रभाज कितना है? गोलू के पैसे का प्रभाज कितना? बताओ, गोलू और गोलू को कितना दिया गया? 50। ठीक है, ठीक है। और किसका पूछा जा रहा है? गोलू का पैसे का प्रभाज पूछा जा रहा है। अरे बोले यार, बोलो, ठीक है। तो हमारा ये है बेचारा गोलू और ये है हमारा कौन? गोलू। इसको भी 50 और इसको भी 50 दिया गया भाई। अब पूछा जा रहा है टोटल हुआ 100 रुपया। कितने रुपया हो? 100। तो तुमसे ये पूछा जा रहा है बताओ कि 100 रुपए का कितना भाग, 100 रुपए का गोलू ने पाया, मतलब पैसे का कितना प्रभाज, पैसे का कितना प्रभाज, पैसे का कितना भाग गोलू ने पाया। गोलू ने कौन का करेंगे? गोलू ने पाया ना, तो गोलू जितना पैसा हो पगली मानो ऊपर रखेंगे। बोला भाई, बोलो बटे नीचे वहां तू नौ लोगन में, तब पता चलेगा गोलू प्लस क्या? तो गोलू का कितना है? 50। गोलू प्लस गोलू का कितना हो जाएगा? 50/100, मतलब कितना पार्ट पाए होंगे? 1/2। तो समझ में आया क्या? मतलब जितना भी पैसा था उसका 1/2 भाग कौन पाया है? गोलू। अरे बोलो, चेंज करते हैं। कितना बढ़िया बता दे रहा है यार, हम तक खुद समझ नहीं पा रहा, हम तो जीरे गाजर हो जा रहा। 40 और 60, 40 और 60 वास्तव में क्या है? हम खुद विश्वास नहीं करते तुम्हारे सवाल। 40 और 60। अब मान लो पूछा भोलू के, क्या कहो? भोलू के पैसे का प्रभाज बताइए जो मेला में गिरा लोगों को पा गए, मेला में पा गए सब। तो आइए भाई, तो अब गोलू पूछ रहा है ना, तो के कर ऊपर रहेगा? अब बटे यानी गोलू प्लस गोलू, गोलू 60/100। बोलो 2 3 6 2 5 10, यानी 3/5वां भाग किसके पास है? अब बाकी जो बच गया 2/5वां भाग किसके पास है? बोलो बोलो, क्या प्रभाज का मतलब समझ में आया? हाँ, प्रभाज का मतलब टोटल का कितना भाग फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन का मतलब 1/2 1/3 1/4 समझ में आया? उसी प्रकार मोल प्रभाज, उसी प्रकार मान लो 2 सब्सटेंस थे ए और बी। ए और कौन बालक? तो ए का 2 मोल है, बोलो भाई। बी का मान लो 4 मोल। बोलो ए का कितना मोल? 2। बी का कितना मोल? 4। और ए का मोल प्रभाज पूछ दिया। किसका मोल प्रभाज? ए का मोल प्रभाज पूछ दिया। कुछ समझ में आया? ठीक है। अमन कुमार, तुमको दिखाई दे रहा है? हाँ बोलो, ए को कितना मोल है? बी को कितना मोल है? 4। तो अगर आपको ए का मोल प्रभाज पूछा जाएगा तो किसका ऊपर और किसका नीचे? 2 ऊपर रखेंगे और नीचे 4 और 2 जो माटी के शेर बैठो। बोलो समझ आया? अगर ए का पूछ रहा है तो ए को ऊपर ना और बटे नीचे टोटल। बोलो
अरे समझ में आया? अच्छा बी का यदि पूछेगा तो बी का अपटे टोटल नीचे। कुछ समझ में आया? क्या कह रहे समझे? प्रभाज का मुख्य मतलब समझ पाए? अपनी भाषा में प्रभाज समझ पाए? प्रभाज का मतलब अपने मतलब कितना भाग, कितना पार्ट, उसमें प्रभाज का कोई दिक्कत? आ जाओ भाई। तो मोल प्रभाज की परिभाषा लिखते हैं। मोल फ्रैक्शन की परिभाषा मान लिया जाए, अगर हमने कहा ए का मोल प्रभाज तो बराबर में होगा, है ना, ए का मोल प्रभाज, दो लोग हैं ए और बी, ए का मोल प्रभाज पूछ रहा है तो ए के मोलों की संख्या ऊपर होगी नीचे? ए का पूछ रहा है ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या बटे ए के मोलों की संख्या और फिर प्लस क्या, बी के मोलों की संख्या। कोनो दिक्कत तो नहीं ना? या बात, कौन सी बात? या बात, ठीक है। ए का मोल, ए के मोल समझिए। रही बात परिभाषा की, किसकी बात? हम इसको एक नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो ऊपर है वो नीचे होगा, देखा तो हम इसको नीचे वाले को एक नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो ऊपर है वही एक जगह नीचे भी है ना, तो मामला गंभीर होने लगेगा। इसलिए वो वाला रूल जो है हमको हटाना पड़ेगा, जो पहले हम कहते थे नीचे वाला एक कर दो और परिभाषा लिख दो। तो हम इसका मूल प्रभाज कैसे लिखेंगे? वो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि किसी विलयन के, किसी विलयन किसी घटक, मतलब ए और बी है तो ए का या बी का, किसी विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज, किसी विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज, किसी विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की बटे कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, फिर से बोलूंगा, किसी विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या, सॉरी, किसी विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज, कौन सा? मोल प्रभाज। किसी विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज बराबर उस घटक के मोलों की संख्या बटे कुल घटकों की मोलों की संख्या या विलयन में उपस्थित सभी के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर। आसान है। अब मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। भार आपको क्वेश्चन में दिया होगा और अणुभार अभी हम निकालना सिखा रहे थे। जब क्वेश्चन करेंगे तो अब और अच्छे समझ जाएंगे। तो बताइए कि क्या मूल प्रभाज समझ में आया? प्रभाज का मतलब क्या है पहले ये समझ में आया? हाँ, प्रभाज का क्या मतलब है? मतलब कितना भाग उसने लिया है, कितना भाग, कितना भाग का मतलब 1/2 भाग, 1/5 भाग, 3/5 भाग, जो भी हमने बताया था। गोलू भोलू वाला 50-50 था, 50 ने लिया, 50 ने लिया, तो 50 ऊपर बटे 100, 1/2 भाग, मैंने आधा आधा दोनों ने बांट लिया था। बोलो कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, सबने समझा? अब जो है थोड़ी तुमसे